हेलो एवरीवन, मैं मोनिया और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव विकास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहा जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, धीमी चलने वाली प्रक्रिया। जैव विकास शब्द हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा दिया गया है। जैव विकास के प्रमाण या साक्ष्य VVI समजात अंग वैसा अंग जिनकी संरचना एक समान होती है जबकि इनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मनुष्य तथा मेढक के अग्रपाद VVI एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास अपसारी विकास है। VVI समवर्ती विकास वैसा अंग जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कीट तथा पक्षी के पंख। VVI एक ही पर्यावरण में रहने से विभिन्न वर्ग के जीवों में समान लक्षण अभिसारी विकास से हैं। अवशेषी अंग वैसा अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं लेकिन जिनका कोई कार्य नहीं होता है, अवशोषी अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कृमि रूपी परिशेषिका। जीवाश्म जीवों के अंश जो भूतकाल में जीवित थे जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म से हमें विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। संयोजन करी पहला, विषाणु सजीव तथा निर्जीवों के बीच की संयोजन करी। दूसरा, युग्लिना जंतु तथा पादपों को जोड़ने वाली करी। तीसरा, पेरिपेट एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच की संयोजन करें। चौथा, आर्किप्टेक्टिस सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की संयोजन करें। पांचवा, वेलनोग्लासोस कार्डेस तथा नॉन कार्डेस के बीच की संयोजन करें। छठा, काइमेरा या रैबिट फिश अस्थियों तथा उपस्थियों वाली मछलियों के बीच की संयोजन करें। सातवां, लंग्स फिश मछली तथा उभयचर के बीच की संयोजन करें। जैव विकास से संबंधित सिद्धांत। पहला, लैमार्क दिया गया है। लैमार्क पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक सिद्धांत उपार्जित अंगों की वंशागति का सिद्धांत। लैमार्क के मुख्य बिंदु जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के अनुसार किसी जीव के व्यवहार पर उसके वातावरण का सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वातावरण में आए हुए बदलावों के अनुसार जीव अपने किसी अंग का उपयोग अधिक अथवा कम करता है। जिस अंग का उपयोग जीव अधिक करता है वह विकसित हो जाता है तथा जिस अंग का उपयोग कम होता है वह धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। डार्विनवाद दिया गया है। डार्विन पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में सिद्धांत प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत। वातावरण कीट इंसेक्ट 35 डिग्री सेल्सियस पे और वातावरण 40 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत नई प्रजाति के बनने की दर उनके जीवन काल से संबंधित है। प्रकृति आनुवांशिक रूप से कीट लक्षण का चुनाव करती है। चयन तथा उत्पत्ति के लिए हमेशा आनुवांशिक आधार होता है। प्रकृति द्वारा चयनित होना तथा अनुकूलन करना विकास के आधार है। जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया गया है बीजमैन के द्वारा। बीजमैन के अनुसार जीव के शरीर को दो प्रकार के ऊतकों में बांटा गया है। पहला, जनन द्रव्य जनन कोशिकाओं का निर्माण। दूसरा, कायक द्रव्य सोमैटोप्लाज्मा शरीर के भागों का निर्माण। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है, पता नहीं, जीवों में अकस्मात या अचानक या एकाएक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षण का एक वाहक है। गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन का बना होता है। DNA का खंड जीन कहलाता है। गुणसूत्र पर स्थित जीनों में परिवर्तन होने से
दूसरा रसायन के तथा विकिरणों के प्रभाव से। तीसरा शरीर की उपापचय प्रक्रिया अथवा हार्मोन को अनियंत्रित स्रावन से। आनुवांशिक प्रत्येक जीव में इसके पैतृक जीव के समान कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं होती, जो एक पीढ़ी से माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होती है। इन समानताओं तथा भिन्नताओं को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इनके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिक लक्षण तथा अर्थात समानताओं तथा भिन्नताओं के विषय में अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक कहलाती है। आनुवांशिक शब्द दिया गया है डब्ल्यू वेस्टन के द्वारा। 1905 में। आनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। जीवन काल 1822 से 1884। आनुवांशिकता संबंधित नियम दिए गए हैं 1866 में। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून प्रांत से पुजारी थे, चर्च के पादरी से। मेंडलवाद 19वीं शताब्दी में। भिन्नताएं दो प्रकार के, दैहिक या सोमैटिक या जीनीय या दैहिक में दैहिक कोशिकाओं में भिन्नताएं गैर आनुवांशिक, जीनीय में जर्म कोशिकाओं में भिन्नताएं हेरेडिटी या आनुवांशिक से। भिन्नताओं के कारण जीन विनिमय चेंज इन जीन सतत होता है, उत्परिवर्तन एकाएक आए हुए परिवर्तन असतत होता है। मेंडलवाद प्रयोग मटर के पौधे पे अध्ययन 7 जोड़ी लक्षणों का लक्षण। पहला पादप की लंबाई लंबा या बौना, दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा फली का रंग, चौथा फली की आकृति, पांचवा बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, छठा बीज का रंग, सातवां पुष्प का रंग। आनुवांशिक से संबंधित शब्द। जीन या कारक आनुवांशिकता की इकाई, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप। जीव की दैहिक विशेषताएं, आकृति, आकार, रंग, स्वभाव, दृश्य देखा जा सकता है। जीनीय विनिमय अदृश्य होता है। संकर, पिता लंबा है, माता बौना है तो संतान मध्यम लंबा या संकरा होगा। पहला एक संकरण। जब एक समय में केवल एक तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो एक संकरा कहा जाता है, जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे। दूसरा संकरण। जब एक समय में दो तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल गोल तथा पीले बीज। दूसरा एग्जाम्पल झुर्रीदार तथा हरे बीज। मेंडल का एक संकरणीय संकरा, लंबे तथा बौने पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया परपरागण। तो पहला पीढ़ी में संकरे लंबे होते हैं और उसका अनुपात होता है 3:1। फिर दूसरा पीढ़ी में सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण करवाया जाता है तो एक लंबा पौधा, 2 संकरे लंबे तथा एक शुद्ध बौना पौधा, 1:2:1। लंबेपन प्रभावी है तथा बौनेपन अप्रभावी है। लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन अनुपात 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। प्रभाविकता का नियम। इस नियम के अनुसार जीवों में प्रत्येक लक्षण एक कारक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। कारक हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं जो संतति में उनके माता पिता से एक एक करके प्राप्त होते हैं। जब विपरीत लक्षण वाले पादप में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी कारक ही दिखाई देते हैं। इस क्रिया को प्रभाविकता कहा जाता है। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले कारकों को प्रभावी तथा छिपे हुए कारकों को अप्रभावी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों के स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अंततः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय
एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मेंडल का द्विसंकरीय क्रॉस, गोल तथा पीले बीज RRYY, हरे तथा झुर्रीदार बीज छोटी R और छोटी y। लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 में, तो 9 है पीले तथा गोल बीज, 3 है हरे तथा गोल, 3 है पीले तथा झुर्रीदार और 1 है हरे तथा झुर्रीदार। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1:4:2:4:2:1:1। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षण का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंडल के अपवाद। पहला, अपूर्ण प्रभाविकता। कुछ पेड़ पौधे तथा पादपों में F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतानों में कोई भी कारक पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, जैसे गुल्लवास का पौधा। सह प्रभाविकता, इनमें दोनों ही जनकों के गुण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी लाल रंग के पशु का क्रॉस किसी सफेद रंग के पशु के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान चित्तकवरी होती है। बहुविकल्पता, मेंडल के अनुसार किसी भी जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं जो एक ही लोकस पर स्थित होते हैं, परंतु ऐसा पाया जाता है कि एक ही जीन के लोकस पर दो से अधिक एलील हो सकते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 23 जोड़ों गुणसूत्र, 22 जोड़ों ऑटोसोम से दैहिक गुणसूत्र और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र। गुणसूत्रीय विकार, 46 जोड़ा क्रोमोसोम होता है और 45 या 47 होने पर गुणसूत्रीय विकार होता है। क्रॉसिंग ओवर से गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने अथवा घटने के कारण उत्पन्न विकार को गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। गुणसूत्रीय विकार दो प्रकार के, ऑटोसोमल विकार 22वीं जोड़ी और लिंग गुणसूत्रीय विकार 23वीं जोड़ी पेयर में। न्यूप्लाइडी, एक गुणसूत्र से कम अथवा अधिक होने की स्थिति, ट्राइसोमी, मोनोसोमी और टेट्रासोमी। पॉलीप्लाइडी, साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने के कारण गुणसूत्रों के पूरे क्षेत्र में वृद्धि है। ऑटोसोमल विकार, पहला डाउन सिंड्रोम, खोजकर्ता लैंगडन डॉन 1866 में। यह गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी बनने के कारण उत्पन्न होता है। इस विकार में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यह ज्यादातर मादा शिशु में उत्पन्न होता है। लक्षण, गोल चेहरा, चौड़ा ललाट, छोटी उंगली, छोटा कद, छोटी गर्दन, खुला मुंह तथा जीभ बाहर की ओर निकली हुई, अल्प विकसित जननांग, मंदबुद्धि। एडवर्ड सिंड्रोम, खोजकर्ता J.H. एडवर्ड। यह सिंड्रोम गुणसूत्रों की 18वीं जोड़ी में ट्राइसोमी बनने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु 6 माह से 12 माह तक जीवित रहते हैं। लक्षण, दोषपूर्ण तंत्रिका तंत्र, अल्प विकसित मस्तिष्क, दोषपूर्ण हृदय, बहरापन, छोटी मुंह, छोटा गर्दन। पताऊ सिंड्रोम, खोजकर्ता के पताऊ 1980 में। यह गुणसूत्रों की 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी बनने के कारण उत्पन्न होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु 3 से 4 माह तक जीवित रहते हैं। लक्षण, छोटा सिर, तालू में दरार, हृदय तथा रुधिर तंत्रिका अनियमित होना, बहरापन, नेत्रों का विकास प्रभावी होना, ऊपरी ओठ का कट कर हेयर लिप के रूप में बन जाना। फिर क्राई डू चैट सिंड्रोम या बिल्ली सिंड्रोम, खोजकर्ता जे लेजूने 1963 में। यह गुणसूत्र की 5वीं जोड़ी गुणसूत्र के छोटी भुजाओं के विलोपन के कारण उत्पन्न होता है।
इस सिंड्रोम से पीड़ित बालक जब रोता है तो म्याऊं जैसी आवाज आती है। लक्षण: शारीरिक तथा मानसिक विकृति, दोनों आंखों के बीच के गैप का अधिक होना, मुख के नीचे वाले भाग का अधिक चौड़ा होना, लिंगीय गुणसूत्रीय विकार या क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। खोजकर्ता क्लीनीफेल्टर द्वारा 1942 में यह मुख्यतः नर में उत्पन्न होता है। यह गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में एक एक्स गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपिकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। मेल में एक्स वाई तथा फिन हो जाता है गुणसूत्र एक्स एक्स वाई। लक्षण: अल्प विकसित वृषण, नपुंसक संतानों का विकास या द्वितीयक स्त्री लक्षण। टर्नर सिंड्रोम। खोजकर्ता टर्नर द्वारा 1938 में यह मुख्यतः महिलाओं में उत्पन्न होता है। गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी में एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। लक्षण: अल्प विकसित अंडाशय, बांझपन, द्वितीयक लक्षणों का अभाव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।